कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकहे राज में। आइए लिए चलते हैं आपको फिर से एक बार भूत प्रेतों की उस रहस्यमयी दुनिया में जो अपने अंदर ना जाने कितने ही भयानक राज समेटे हुए है। कहानी है रमेश श्रीवास्तव जी की। पेशे से एक पुलिस कांस्टेबल महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर के एक थाने में तैनात थे। आपको बता दूं, रत्नागिरी में भी समुंदर का कुछ भाग लगता है तो वहाँ पर भी सी बीच है। बात है हमारे सबके जीवन के उस मुश्किल दौर की, मतलब कोविड की वो पहली लहर, जब पूरे देश में कोरोना का तांडव था, जब सब लोग अपने घरों में बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन ये पुलिस वाले तब भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऐसी ही एक रात रमेश और उनका एक साथी कांस्टेबल श्याम सुंदर दोनों गश्त पर थे। इनके पुलिस थाने के दायरे में वो समुंदर का बीच भी आता था और इनको वहाँ भी गश्त लगानी होती थी कि कहीं लोग वहाँ घूम तो नहीं रहे हैं। अक्सर होता था कोविड के टाइम में मनाही के बावजूद भी लोग ऐसी जगहों पर जाकर शराब पीना, घूमना ये सब करते थे, तो ऐसी जगहों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी था। तो बस दोनों हवलदार रात को राउंड लगा रहे थे और जब सारी जगह की गश्त हो गई तो अब जाना था बीच की तरफ। रमेश जी और श्याम सुंदर दोनों एक बाइक पर बीच पर पहुँचे। बाइक एक जगह खड़ी करके बीच पर घूम रहे होते हैं और उनकी टॉर्च से हर तरफ का मुआयना कर रहे थे। पूरा बीच सुनसान पड़ा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सन्नाटे को चीरती बस समुद्र की लहरों की आवाज़ और दूर दूर तक बस रेत ही रेत। बड़ा ही सुहावना मौसम लग रहा था और अंधेरे की वजह से डरावना भी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जैसा कि होता है ना, कुछ देर अंधेरे में रहने के बाद हमारी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं और हमें अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। बीच पर घूमते 15 से 20 मिनट हो चुके थे दोनों को कि तभी उनको समुद्र के करीब एक सफ़ेद साया चलता हुआ नजर आया। रमेश जी ने साथी श्याम सुंदर से कहा, यार श्याम, देखना तो ज़रा, शायद उधर कोई है। श्याम सुंदर को भी वो साया नज़र आता है। वो आवाज़ लगाते हैं, अरे कौन है उधर, क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ पर। पर उस साए पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। ये लोग आवाज़ लगाते रहे और वो चलता हुआ दूर निकल गया। रमेश जी बोले, भाग गया शायद। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनको फिर से उसी तरफ कोई चीज़ हिलती हुई सी नज़र आई, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई बड़ी सी चीज़। दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो, लेकिन दूर से समझ नहीं आ रहा था। दोनों धीरे धीरे उसके करीब जाने लगते हैं। थोड़े करीब जाने के बाद वो चीज़ हिलना बंद कर देती है। कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ी सी बोरी थी वो। दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यार, इतनी रात और इस जगह ये बोरी कहाँ से आई। अभी कुछ देर पहले जब वो दोनों यहाँ से गश्त लगा कर गए थे तब तो ये यहाँ नहीं थी। और इसके अंदर है क्या। बोरी का मुंह बंधा हुआ था। रमेश जी डंडे से बोरी को दबाकर चेक कर रहे थे। उसके अंदर क्या है समझने की कोशिश कर रहे थे। डंडा घुमा रहे होते हैं तो कहीं कड़क लग रहा था, कहीं नरम लग रहा था। रमेश जी बोले, यार श्याम सुंदर, मुझे तो लग रहा है कि इसमें किसी की लाश है। श्याम भी चेक करता है डंडे से तो उसे भी ऐसा ही लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या करें। डर भी लग रहा था दोनों को। रमेश बोला, खोलकर देखे क्या बोरी को। श्याम सुंदर बोला, हाँ देखना तो पड़ेगा ही। वो बोरी को खोलने लगे और जैसे ही बोरी का मुंह खुलता है उसमें से एक झटके के साथ कुछ बाहर आ जाता है। दोनों कूदकर दूर खड़े हो जाते हैं। जब देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक औरत की लाश थी। आधा शरीर बोरी से बाहर आ गया था और बाकी नीचे का आधा शरीर बोरी के अंदर ही था। दोनों खुद को संभालते हैं, थोड़ा नॉर्मल होते हैं और लाश के करीब जाते हैं। चेक करते हैं उसकी सांसें तो नहीं चल रही, जिंदा है क्या वो। पर वो मर चुकी थी। वो लाश थी एक औरत की। लाश पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। रमेश जी कहते हैं, यार श्याम सुंदर,
लाश समुद्र से बहकर तो किनारे पर नहीं आई है, क्योंकि ना तो बोरी पानी से भीगी हुई है और ना ही लाश भीगी हुई है। दोनों सूखे हैं। रमेश, अब क्या करें? श्याम बोला। रमेश जी मोबाइल निकालते हैं। कॉल करने को तो उसमें सिग्नल नहीं था। वो कहते हैं, चल वॉकी टॉकी से थाने को सूचना देते हैं और एम्बुलेंस और पुलिस टीम को आने को कहते हैं। दोनों बाइक की ओर आते हैं। बाइक से वॉकी टॉकी निकालकर थाने में मैसेज देते हैं। थाने से रिप्लाई मिलता है कि अभी सब लोग गश्त पर गए हैं, थाने में स्टाफ नहीं है, अकेला ही है वो। 2 घंटे लगेंगे आपके पास टीम आने में, तब तक आप लोग वहीं रुकिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वापस उस लाश के करीब आते हैं। टॉर्च की रोशनी में कोशिश करते हैं देखने की कि लाश को कुछ पता चलता है क्या। देखते हैं वो करीब 25 से 30 साल की औरत की लाश है। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। बाकी और कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि कुछ पता चल सके। रमेश जी कहते हैं, यार ज़्यादा छेड़ो मत, सबूत मिट सकते हैं, फॉरेंसिक वालों को दिक्कत होगी। फिर दोनों मोबाइल से मौका मुआयना करते हैं और उस लाश की पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। अब रात के 2 बज रहे थे। दोनों को नींद भी सता रही थी। लाश से करीब 20 मीटर दूर जाकर दोनों रेत पर बैठ जाते हैं, क्योंकि टीम तो 2 घंटे बाद आएगी, तब तक इंतज़ार ही करना है। रेत पर लेट जाते हैं दोनों। श्याम सुंदर की आंख लग गई। कुछ ही मिनट में वो खर्राटे मारने लगा। रमेश जी भी आंख बंद कर सुस्ता रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज़ आई, छन छन। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो आवाज़ दोबारा आई, छन छन। रमेश जी उठकर बैठ गए। इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ भी नहीं था। फिर उनकी नज़र उस लाश की बोरी की तरफ गई तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वह तो खाली बोरी पड़ी हुई थी और औरत की लाश तो वहाँ थी ही नहीं। रमेश जी की तो बुरी तरह से फट गई थी। अब वो श्याम सुंदर को आवाज़ लगाने लगे, पर उनके मुंह से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। घबराहट के कारण धीरे धीरे बोल रहे थे, श्याम श्याम उठना यार, देखना वो लाश तो गायब हो गई है वहाँ से। पर श्याम तो हिल ही नहीं रहा था। तभी रमेश जी को फिर से छन छन की आवाज़ आने लगी पीछे की ओर से। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। धीरे धीरे वो मुड़ते हैं और पीछे देखते हैं तो थोड़ी दूरी पर अंधेरे में कोई चलता हुआ नज़र आ रहा था। उनको लगता है कि यही है जो लाश को यहाँ से लेकर जा रहा है। इसी ने मारा होगा उस औरत को और अब सबूत मिटाने आया है। आखिर थे तो पुलिस वाले ही, अपने हिसाब से ही सोचेंगे। वो फुर्ती से खड़े होते हैं और चिल्लाते हैं, ठहर जा तू, अभी बताता हूँ तुझे। और अपना डंडा और टॉर्च उठाकर उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वो साया भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। उसे भागता देख रमेश जी भी भागने लगते हैं, पर जैसे ही रमेश जी उसके करीब पहुंचने ही वाले थे कि वो साया गायब हो जाता है। रमेश जी ठिठक के रुक जाते हैं और टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, जैसे उनके कानों के बिल्कुल करीब से किसी ने कहा हो, रमेश। और रमेश जी पीछे घूमकर देखा तो थर थर काँपने लगे। सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी लाश कुछ देर पहले ये दोनों देख रहे थे और जो इनके सामने मरी पड़ी थी। वही औरत इस वक्त भयानक अवस्था में रमेश जी के सामने खड़ी होकर हंस रही थी। सफ़ेद साड़ी, घुटनों से नीचे तक लंबे बाल और उसका आधा चेहरा ढका हुआ था उन बालों से। लाल लाल अंगारों से धधकती आंखें। रमेश जी की तो जैसे घिक्की ही बंध गई थी। वो बस कांप रहे थे। वो बोली, ये मेरा इलाका है और यहाँ मैं रहती हूँ, पर तुम लोग हमें चैन से रहने नहीं देते। मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा था, तुम दोनों की वजह से वो यहाँ खेल नहीं पाया। कब से देख रही हूँ तुम दोनों का नाटक। तुम इंसानों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना कहते ही वो रमेश जी पर झपटी और रमेश जी बेहोश हो गए। जब रमेश जी को होश आया तो श्याम सुंदर उन पर झुका हुआ था
होश में आते ही वो चमक कर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे तो वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे। पुलिस टीम और एम्बुलेंस आ चुकी थी। श्याम सुंदर पूछ रहा था, रमेश जी लाश कहाँ है और आप यहाँ कैसे आए और बेहोश कैसे हो गए? रमेश जी ने सारी बात श्याम सुंदर को बताई। वो भी भौचक्का रह गया सुनकर, क्योंकि लाश तो उसने भी देखी थी। बाकी किसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उन दोनों की बातों पर। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने उस लाश की फ़ोटो और वीडियोस लिए थे। दोनों अपने अपने फ़ोन निकालते हैं और जब देखते हैं तो ना किसी फ़ोटो में वो लाश नज़र आ रही थी और ना ही किसी वीडियो में। उनका इंचार्ज कहता है, अगर चाहूँ तो तुम दोनों पर एक्शन ले सकता हूँ, पर नहीं ले रहा, क्योंकि कोविड के इस टेंशन भरे माहौल में तुम दोनों ने हम सबको थोड़ा हंसा दिया, थोड़ा मनोरंजन कर दिया। और फिर पूरी टीम वहाँ से लौट गई। रमेश और श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे को देखते, फिर जहाँ लाश मिली थी उधर देखते। उनको तो यकीन था कि जो हुआ वो सच है, और रमेश जी ने तो जो देखा है वो तो श्याम सुंदर सुनकर ही पसीना पसीना हो रहा था। रमेश जी ने कहा श्याम सुंदर से, यार कोई माने या ना माने, पर वो कोई इंसान नहीं थी और ना लाश थी, वो चुड़ैल थी भाई, चुड़ैल। और उसका बच्चा भी था, और ये उसका इलाका है, उसका घर है। और कल थी अमावस्या की रात। उसको हमारा यहाँ आना, रुकना, उसके घर में दखल देना पसंद नहीं आया। याद है शुरुआत में जो सफ़ेद साया हमें नज़र आया था और हमने उसे आवाज़ लगाई थी पर वो भाग गया, वो उस चुड़ैल का बच्चा था। और उसी बात से गुस्सा होकर उसने हमारे साथ खेल खेला रात को। पता नहीं कैसे जान बच गई हमारी, बस भगवान का शुक्र मनाओ। उस दिन के बाद वो दोनों रात को कभी समुंदर किनारे गश्त करने नहीं गए। दोस्तों कहते हैं जैसे हमें हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में उनका इंटरफेरेंस पसंद नहीं, वैसे ही उनकी भी अपनी दुनिया है, उनको भी वहाँ हम इंसानों का हस्तक्षेप पसंद नहीं। और इंसान हमेशा जाने अनजाने में उनको उंगली करता है और फिर परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सजग रहिए। कमेंट में अपने विचार, अपनी राय ज़रूर रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ। धन्यवाद।